हेलो दोस्तों। क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताब थी अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। और आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो जिसने क्लास 6 की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो कृपया करके देख लें। और चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आज हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे। कक्षा 7 की ये इतिहास की किताब है और नाम है इस किताब का हमारे अतीत, भाग नंबर 2। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मानचित्र के बारे में समझेंगे क्या होता है मानचित्र। तो मानचित्र से हमें अलग अलग स्थानों के बारे में पता चलता है ना, और किसी देश के भूगोल के बारे में पता चलता है। तो 12वीं सदी के भूगोलविद अल इदरीसी ने 1184 ईस्वी में एक नक्शा बनाया था। और ये अल इदरीसी एक अरब भूगोलवेत्ता था। अनेक प्रकार के मानचित्र बनाए, लेकिन इसके मानचित्र उल्टे हुआ करते थे, यानी कि उत्तर दिशा को नीचे की तरफ दिखाते थे और दक्षिण दिशा को ऊपर की तरफ दिखाते थे। दुनिया के एक नक्शे का एक हिस्सा जिसमें इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। जगहों के नाम इन्होंने अरबी में दिए गए हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं, तथा श्रीलंका का जो द्वीप हमें दिखता है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि उल्टे नक्शे बनाते थे। अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता थे। आगे चलते 18वीं सदी के आरंभ में गिवलोम द लिस्ले एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे। इन्होंने 1720 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप का एक मानचित्र बनाया था। मानचित्रकार क्या होता है? जो मानचित्र बनाता, नक्शे बनाता है। तो अल इदरीसी के नक्शे के लगभग 600 वर्षों बाद में इन्होंने नक्शा बनाया, और ये नक्शा ज़्यादा परिचित है, यानी कि इसमें भारतीय तटों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। यूरोप के नाविक तथा जो यूरोप के व्यापारी थे अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। देखो यहाँ पे जो पहला मैप है वो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया। इसमें देख सकते हैं आप कि जो श्रीलंका है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, और जो हिमालय है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि उल्टे नक्शे बनाते थे अल इदरीसी। और गियोलॉम द लिस्ले ये फ्रांस के मानचित्रकार थे। इन्होंने भारत का जो नक्शा है वो किस तरह से बताया गया, यानी कि बिल्कुल सही सटीक बताया है इन्होंने, ठीक है। तटीय प्रदेशों को बताया, श्रीलंका नीचे की तरफ दिखाया गियोलॉम द लिस्ले ने। आगे चलते हैं, नई और पुरानी शब्दावली का मतलब समझ लेते हैं। तो समय के साथ 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 भाषाओं व अर्थों में परिवर्तन होता रहा। जैसे मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से अलग थी थोड़ा। अभी हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया दोस्तों? जैसे कि ये जो अरब के व्यापारी थे, अरब के लोग थे, ये सिंधु नदी के पूर्व में बसे हुए लोगों के लिए सिंधु शब्द प्रयोग करते थे, लेकिन स इनके शब्दकोश में नहीं था, तो स कोई है पढ़ते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू, और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान इन्होंने कहा है, जिसे आज के टाइम पे हम भारत कहते हैं। तो देखो हिंदुस्तान शब्द का जिक्र है वो अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया गया। जैसे कि 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज, ये फारसी इतिहासकार थे। मिनहाज ए सिराज 13वीं सदी के, ठीक है। तो इनके अनुसार हिंदुस्तान का आसिया पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच एक स्थित इलाके से था। और मिनहाज ए सिराज के अनुसार ये हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ क्या निकलता है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भू क्षेत्र आता था उसको हिंदुस्तान इन्होंने कहा है, ठीक है। सल्तनत के प्रसार, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 का जो टाइम माना जाता है वो सल्तनत काल का माना जाता है। तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले इलाके बढ़ते चले गए, लेकिन इसमें दक्षिण भारत का समावेश कभी न हुआ। किसमें? हिंदुस्तान शब्द में, जो कि मिनहाज ए सिराज के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस महाद्वीप के भूगोल को पशु पक्षियों के और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन बाबर ने किया है बाबरनामा में, ठीक है। बाबरनामा एक आत्मकथा थी, बाबर के द्वारा लिखी गई थी 16वीं सदी में। उसमें हिंदुस्तान शब्द का जिक्र करता है और हिंदुस्तान के भूगोल के बारे में, समाज के बारे में बताता है बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं, 14वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र है अमीर खुसरो, जो कि एक कवि थे। इनके अनुसार भारत को एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो अमीर खुसरो ने भी अपने लेखन में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया, भारत की संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में बताया है। इतना याद रखो बस। आगे चलते हैं, विदेशी शब्द। देखो विदेशी कौन व्यक्ति होते थे? जो कि भारत का नहीं होता था अथवा जिसकी संस्कृति भारत से अलग होती थी, वो विदेशी कहलाया, ठीक है। हिंदी में परदेशी कहते हैं विदेशी को, और फारसी में अजनबी कहते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत देख लेते हैं।
देखो इस समय के दौरान कागज़ सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा 700 ईस्वी के बाद में। और 700 ईस्वी के बाद में दोस्तों सिक्के, शिलालेख और भवन निर्माण कला लिखित सामग्री भी लिखी गई। वृत्तांत यानी कि यात्रा वृत्तांत लिखे गए, है ना, जैसे कि मार्को पोलो आया, टेवर्नियर आया, उन्होंने भारत में जब जितने दिन वो रहे भारत के बारे में उन्होंने लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में। कोमा संतों के लेखन व उपदेशों, कोमा अर्जियाँ, एप्लीकेशंस, कोमा अदालतों के दस्तावेज, कोमा हिसाब आदि लिखने में इसका उपयोग, कागज़ का उपयोग करने धनी व्यक्ति, कोमा शासक, कोमा जन, कोमा मठ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, वह मंदिरों से जुड़ी पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे तथा पुस्तकालयों, अभिलेखागारों में रखा जाता था। ये जो धनी व्यक्ति होते थे और शासक होते थे, ये क्या करते थे, मठ व मंदिरों से जो पांडुलिपियाँ मिलती थी उनको एकत्रित किया करते थे और पुस्तकालय, अभिलेखागार में रखा करते थे। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को इकट्ठा किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख व लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। जियाउद्दीन वर्णी एक और इतिहासकार रहा 14वीं सदी का। उन्होंने 2 बार अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, 1356 और 1358। इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों से भी इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या आती है इतिहास से लिखने में। उन दिनों छापे खाने नहीं थे जिस टाइम पे जियाउद्दीन वर्णी था, मतलब प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह नहीं थी, इसलिए पांडुलिपि की प्रतिकृति यानी कि इसकी जेरोक्स कॉपी बनाने के लिए लिपिक पुरानी प्रतिलिपि की नकल उतारा करते थे। मतलब कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि जेरोक्स उतार दी जाए, तो क्या करते थे, मतलब पहले का जो लिखा हो उसी को नकल करके उतारते थे। लिपिक लिखने का काम करते थे। प्रतिलिपियाँ बनाने हेतु यानी कि कॉपीज़ बनाने हेतु लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते थे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से भिन्न हो गई, इसलिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता, मूलतः प्रतिलिपियाँ नहीं मिलती थी। अब देखो कई प्रतिलिपियाँ मिलती हैं इतिहास में, कई प्रतिलिपियाँ नहीं मिलती हैं। देखो यहाँ पे नस्तलिक लिपि और शिकस्त लिपि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नस्तलिक लिपि क्या होती है? फारसी अरबी लिपि का एक रूप है। उर्दू अधिकांशतः नस्तलिक लिपि में ही लिखी गई और फारसी अरबी लिपि का एक रूप है शिकस्त लिपि, और उर्दू और फारसी शिकस्त लिपि में लिखी जाती है। नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, इसलिए इस नस्तलिक लिपि जिसमें फारसी अरबी को लिखा जाता है वो पढ़ी जा सकती है आराम से। शिकस्त लिपि अधिक सघन व संक्षिप्त होती है, इसे पढ़ना कठिन होता है ना। ये फारसी और अरबी इसमें लिखी जाती है तो थोड़ा सा कठिन होता है इसे पढ़ना, शिकस्त लिपि को पढ़ना, ठीक है। और नस्तलिक लिपि को थोड़ा पढ़ा जा सकता है। अब देखो ये साइड में नस्तलिक लिपि है जिसमें वर्णों को धारा पूर्व प्रवाह में लिखा है, और शिकस्त लिपि जिसको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, ये उर्दू और फारसी भाषा इसी के अंदर लिखी जाती है। वैसे नस्तलिक लिपि और शिकस्त लिपि दोनों में ही उर्दू और फारसी वो अरबी भाषा लिखी जाती है, लेकिन शिकस्त लिपि थोड़ी सी कठिन है पढ़ने में। आगे चलते हैं, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह देख लेते हैं। सन 700 से 1750 के बीच में अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक व आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे तथा युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। रहट क्या होता है? रहट मतलब कोए के ऊपर एक गोल एक लकड़ी की आकृति बनाकर उसमें रस्सा डाल करके पानी निकाला जाता था, वो रहट प्रक्रिया कहलाती है। खान पान में बदलाव आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी खाने पीने लगे भारत के लोगों की गतिशीलता बढ़ी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। एक स्थान से वो जब यात्राएं करते थे तो दूर दूर तक यात्राएं करते थे। तो इस काल में कई समुदायों का महत्व बढ़ गया, जैसे कि राजपूत। अब राजपूत इसका अर्थ होता है राजा का बेटा। 8वीं और 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो कि क्षत्रिय वर्ण के थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा व सामंत वर्ग के अलावा सैनिक व सेनापति भी आते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा व सामंत वर्ग के अलावा सैनिक व सेनापति भी आते थे। कवि व चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम व स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। देखो चारण है ना, वो एक जाति का नाम है जो कि गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। तो जो चारण होते थे वो कवि का काम भी करते थे, राजपूतों के यहाँ पे जाया करते थे, राजपूतों की वंशावलियाँ भी दर्ज किया करते थे और राजपूतों की प्रशंसा किया करते थे चारण कवि। इस युग में मतलब 700 ईस्वी के बाद की बात की जा रही है, मराठा, सिख, जाट, अहोम व कायस्थ समूह ने भी अपना राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया। इस काल में जंगलों की कटाई हुई। अब देखो
अब ये जो कायस्थ है, आप पढ़े इनके बारे में। कायस्थ क्या होती है? मुख्यतः लिपिकों व मुंशियों का कार्य करने वाली एक जाति का नाम है। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूरन अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। कुछ वनवासी जमीन की जुताई और करने लगे और कृषक बन गए। किसानों के बीच आर्थिक व सामाजिक अंतर उभरने लगे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जाति पंचायत क्या होती थी? अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जैसे कि हरियाणा के अंदर खाप पंचायत का नाम सुना होगा आपने। तो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इसे जाति पंचायत भी कहा जाता था। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को एक प्रशस्ति एक लेखन की एक शैली होती है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। तो गयासुद्दीन बलबन को एक प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य का एक शासक बताया गया। उसके टाइम पे भारत का जो साम्राज्य विस्तार था वो अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक था और उत्तर भारत से लेके संपूर्ण दक्षिण भारत तक भारत फैला हुआ था। गौड़ कोमा, आंध्र कोमा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे गयासुद्दीन बलबन के सामने। यानी कि इन्होंने रक्तपात की नीति भी अपनाई गयासुद्दीन बलबन ने। तो वही लिखा है कि मतलब इसके सामने बहुत प्रदेशों की सेनाएं टिक नहीं पाती थी। सन 700 ईस्वी तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे कि ये केरल है, यहाँ तक उत्तर भारत है, ये सब, तथा उनकी अपनी अपनी भाषा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ओर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदली। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी ने मसालिक अल अबसर देखो, इतना याद रखो सिर्फ आप, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी ने एक रचना लिखी है। ठीक है, अब इस रचना का नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बहुत लंबा इसका नाम है। तो शिहाबुद्दीन उमरी ने, जो कि मिस्र के रहने वाले थे, अपनी रचना में उन्होंने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत बताए। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत का नक्शा देखो आप, है ना, कहाँ तक फैला हुआ भारत। उच्च, मुल्तान, कलाजोर, लाहौर, समाना, सुरसती, हांसी, दिल्ली, ये सब भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे ये सब। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर शिहाबुद्दीन उमरी ने अपनी किताब के अंदर बताया है। ठीक है, ये भारत इस तरह से फैला हुआ था। आगे चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो ये है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। आगे चलते हैं, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने देखा कि इस उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा, जैसे कि सिंध प्रदेश की सिंधी, लाहौर की लाहौरी, कश्मीर की कश्मीरी और द्वार समुद्र की ये एक भाषा का नाम है जो कि दक्षिण कर्नाटक में थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी भाषा गुजरात में, मायाबारी ये तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई थी। पुराने और नए धर्म पढ़ लेते हैं। धर्मों को धार्मिक परंपराओं तथा आस्था में परिवर्तन आया। हिंदू धर्म में अनेक परिवर्तन आए, जैसे कि नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। 700 ईस्वी के बाद में समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता चला गया। पुरोहित मतलब ब्राह्मण। संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथों के संरक्षकों का ब्राह्मणों को समर्थन होने के कारण इनका दबदबा बढ़ा। तो मतलब राजा है वो ब्राह्मण को जमीन वगैरह और आर्थिक सहायता दिया करते थे, जिससे कि इनकी सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो आगे बढ़ती है। संरक्षक का मतलब होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार शिल्पकार विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। भक्ति की अवधारणा में बदलाव आए। इसमें ईश्वर की कल्पना देवी देवता के रूप में। अब देखो यहाँ पे भक्ति है, पहले अनुष्ठान के माध्यम से की जाती थी, तो अब भक्ति आंदोलन भारत में स्टार्ट होते हैं मध्य युग में। उसमें कहा गया कि आप तो बस आंख बंद करके भगवान का नाम जप करो, नाम स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, उससे भगवान को पाया जा सकता है। तो इस तरह से जो पूजा पाठ की पद्धति है वो बदलती है। इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ का संदेश है भारत के 7वीं सदी में व्यापारी व अप्रवासियों के जरिए भारत पहुंचा। तो ये जो कुरान शरीफ है इसमें केवल एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं।
इस्लाम धर्म के अनुयायी। उलेमा का अर्थ होता है इस्लाम के विद्वान, धर्मशास्त्री व न्यायशास्त्री जो कुरान की अलग अलग तरह से व्याख्या करता है। शिया का मतलब एक संप्रदाय है। इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी शाखा पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो सुन्नी दूसरा संप्रदाय खलीफाओं के प्रभुत्व को ये स्वीकार करते थे। आगे चलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, वे समय को सामाजिक तथा आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों के रूप में देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा है। जैसे कि प्राचीन इतिहास को उन्होंने हिंदू शासन बताया है, हिंदू काल, और मध्य युग को उन्होंने मुस्लिम युग कहा है, और आधुनिक युग को उन्होंने ब्रिटिश युग कहा है। सही और गलत देख लेते हैं। सन 700 ईस्वी के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। इस काल के दौरान मराठाओं ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, मतलब 700 ईस्वी के बाद में। तो ये सही है गलत है? ये भी सही है। तीसरा पढ़ते हैं। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। ये बिल्कुल सही है। आगे सुल्तान गयासुद्दीन बलबल असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये गलत है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं? दस्तावेज रखे जाते हैं। दूसरा है 14वीं सदी का एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। आगे चलते हैं। यहाँ पे अलग अलग फसलों के नाम दे रखे हैं, वो आपको रिक्त स्थान पूरे करने। और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी ये भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से लाई गई थी। ठीक है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, क्लास 7th का इतिहास का, हमारे अतीत भाग 2। आई होप आपको दोस्तों समझ में आएगा। नोट्स बनाएं, आप शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लगा है तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं अच्छा सा। ठीक है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। गॉड ब्लेस यू।